नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित, बाल रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे जो डब्ल्यूएचओ ने अलर्ट जारी किया है, एक दुर्घटना हुई है जिसमें 66 बच्चों की मृत्यु हुई है, वो भी किस चीज़ से? कफ सिरप पीने से। जी हाँ, कफ सिरप पीने से। ये कफ सिरप कहाँ बने थे? और ये भी एक बड़ी दुर्घटना है कि ये कफ सिरप इंडिया या भारत में बने थे, हरियाणा में एक फार्मा कंपनी के द्वारा बनाए गए थे। तो ये कुल 4 कफ सिरप हैं जो कि उन 66 बच्चों ने को पिया था, जिससे उनको दिक्कतें हुई थी। तो उसमें क्या प्रॉब्लम थी, चलिए हम इसको थोड़े विस्तार में जानते हैं। तो ये थे कफ सिरप्स, ठीक है, और इनको पीने से दिक्कत हुई थी। जब कफ सिरप की जांच की गई तो देखा गया कि इसमें डाई इथाइल ग्लाइकॉल और इथिलीन ग्लाइकॉल और इथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया। इससे प्रॉब्लम क्या आती है? उल्टी होती है, दस्त होता है और पेशाब रुक जाती है, हाँ, और किडनी भी डैमेज हो जाती है। तो ये सब दिक्कतें इसमें देखी गई हैं, हाँ, उन बच्चों को हुई थी ये सब। ये कितना ही अनफॉर्चुनेट है। कफ सिरप जो बच्चा ऑलमोस्ट, जो ऐसा माना जाता है कि अगर खांसी है तो बाकी सारा सिस्टम ठीक होगा, सिर्फ हल्की सी खांसी है जिसके लिए कफ सिरप ले गया और कफ सिरप पीने से उसकी मृत्यु हो गई। तो बहुत ही मतलब निंदनीय बात है, बहुत ही ख़राब बात है, हाँ। और हम लोग भी डॉक्टर्स को कितनी बार ये कहा जाता है कि हम लोग की खांसी की सिरप न लिखें, हाँ, प्रिस्क्राइब नहीं करनी चाहिए, हाँ। काफ़ी बार ये होता है कि खांसी की दवा पहले डायग्नोसिस, खांसी समझिए, खांसी एक सिम्टम है, ये बीमारी नहीं है। खांसी कोई बीमारी नहीं है, खांसी एक सिम्टम है, बॉडी कुछ बताना चाह रही है। तो कफ जो है एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है, हमको बचाव के लिए बनाया है, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर हम नॉर्मली एक दिन में 10 से 15 बार खांसते हैं, ये नॉर्मल है, ये स्वाभाविक है। अगर कोई खांस नहीं रहा है तो समझ लीजिए उसकी मृत्यु पक्का है, क्योंकि जितने भी सिक्रीशन, पोल्यूटेंट जो सब हैं वो बाहर नहीं आएंगे तो अंदर एक्यूमुलेट होते रहेंगे या जमा होते रहेंगे, जिससे इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, हाँ, और काफ़ी खतरे बढ़ जाते हैं। तो खांसी करना ज़रूरी है, हमारे जो अंदर का गंदगी है जो म्यूकस ट्रैक में है वो बाहर निकलने के लिए, ठीक है। सिमिलरली ऐसी ही घटना दिल्ली में हुई थी और 2021 दिसंबर में, जिसमें कुल 16 बच्चे थे जिनको कफ सिरप दिया गया था। उसमें से 3 बच्चों की मृत्यु हुई थी, और भी बच्चे थे जिसमें 16 लोगों को पॉइजनिंग हुई थी, 16 बच्चों को। इसमें कोई मिलावट नहीं थी। इसमें क्या था? इसमें डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन ऐड था। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन एक कफ सप्रेसेंट है, कफ दबाने वाली दवा है, ठीक है। फिर दिल्ली गवर्नमेंट ने उन पे एक्शन लिया, लेकिन कहने का मतलब कफ सिरप यूजली क्या करना चाहिए, 5 साल या 6 साल से छोटा बच्चा है तो नहीं लिखना चाहिए, हाँ। तो और भी कई चीज़ें हैं, हाँ, जिसमें मल्टीपल न्यूज़ इंडिया की हैं, विदेश की हैं। और कुछ लोग अभी कफ सिरप में चिकन फ्राई करते हैं, बताते हैं टेस्ट इसका बढ़ जाता है, टिकटॉक में काफ़ी फेमस है। तो ये सब बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये और ज़्यादा ख़तरनाक और डेंजरस हो जाता है। अगर किसी को मेडिसिन पहले ही से चल रही हो, कोई बच्चा कोई मेडिसिन पहले से ही कोई मेडिसिन ले रहा है, लंबी दवा ले रहा है, और उसको खांसी आती है और कफ सिरप दिया जाता है, तो कफ सिरप सबसे ज़्यादा रिएक्टेंट होता है, तो उसके साथ रिएक्ट करता है। तो कोशिश करें कि जब भी कफ सिरप अगर कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो उनको बता दें कि XYZ दवा बच्चे को पहले से ही चल रही है, तो वो डॉक्टर सचेत हो जाएगा कि उसको ये दवा लिखनी है या बदल के लिखनी है या नहीं लिखनी है। सिमिलरली एक और दिक्कत होती है जो मदर या पेरेंट्स, बहुत बच्चा रात भर खांसता रहता है, परेशान हो जाते हैं, सुबह क्लिनिक पे आते हैं, OPD में आते हैं, मेडिकल कॉलेज में आते हैं, हॉस्पिटल में आते हैं और बोलते हैं कि बच्चा बहुत परेशान किया, रात भर सोने नहीं दिया है और रात भर इसको खांसी आ रही थी, बच्चा एकदम बेचैन रहा है, तो उसको कुछ खांसी की दवा दे दिए। तो ये
आपको ये समझना पड़ेगा, हम बेसिकली खांसी के कारण को ही ठीक करेंगे। खांसी इलाज करने से, खांसी दबाने से वो इलाज नहीं है। जो कहते हैं ना, कीपिंग द डस्ट अंडर द कारपेट, हाँ, तो डस्ट को कारपेट के अंदर नहीं करना है, डस्ट को ठीक करना है। बेसिकली वो कारण क्या है, डायग्नोसिस बना करके फिर उसका इलाज करना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये समस्या जो है ये एक ही नहीं है, विदेश में भी है। फेटल चाइल्ड पॉइजनिंग लिंक टू द कॉमन कोल्ड मेडिसिन्स, ठीक है। तो ये विदेशों में भी, ये भी 2021 में की घटना है। तो विदेशों में तो साफ साफ है कि 6 साल से छोटा बच्चा है और खांसी आ रहा है तो उसको यूजली खांसी करने देते हैं। क्या होता है, खांसी 3 तरह की होती है, मोटा मोटा जान लीजिए। एक एक्यूट कफ होता है। एक चीज़ मैं पहले ये क्लियर कर दूं, कफ अगर हम हिंदी में बोल रहे हैं तो वो बलगम के फॉर्म में समझा जाता है, और कफ अगर हम इंग्लिश में बोल रहे हैं तो वो खांसी के नाम को कफ कहते हैं, या टसिव कहते हैं। तो अभी जो मैं कह रहा हूँ खांसी या कफ, तो ये खांसी या कफ इंग्लिश वाले फॉर्म में कह रहा हूँ, बलगम फॉर्म में नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। उसको इस तरह से समझा जाए तो खांसी, सर्दी, ज़ुकाम, ये 3 ट्रायड कहते हैं। तो ये क्या होता है कि जब भी सर्दी, खांसी, ज़ुकाम होता है तो बुखार और ज़ुकाम ये दोनों ठीक हो जाते हैं पहले, 2, 3, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन में ठीक हो जाते हैं। लेकिन खांसी ऐसी चीज़ है जो कि टाइम लेती है, 7 से 14 दिन, 14 दिन से 21 दिन, 21 दिन के बियॉन्ड भी रहती है। लेकिन तभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि अगर बच्चे को बुखार ठीक हो गया है, सर्दी ठीक हो गई है, तो बच्चा रिकवरी फेज़ में है। अब उसको बस हमको ये देखना है कि बच्चा की खांसी की फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम होती जाएगी, इतना ध्यान देना है। एक चीज़ मैं इस बीच में और बता देता हूँ कि अगर बुखार आता है और जैसे बुखार 102, 103 आया है और जब बुखार उतर गया तो बच्चा खेलने लग गया है, फिर बुखार चढ़ा तो बच्चा थोड़ा सुस्त हो गया है, अगर ऐसी चीज़ें लगती हैं तो वायरल है, तो इसमें एंटीबायोटिक का कृपया करके डॉक्टर पे दबाव न बनाएं, और डॉक्टर भी कृपया करके ये समझें कि हमको वायरल के लिए एंटीबायोटिक नहीं देनी चाहिए। कोई रिस्पांस नहीं होता, साथ में नुकसान अलग से होता है। कोशिश ये करना चाहिए, एक मोटा मोटा एक रफ़ आइडिया ये है कि अगर 2 बुखार के बीच में, मतलब बुखार आया, बुखार ख़त्म भी हो गया एकदम मेडिसिन लेने से, अब बच्चा अभी भी सुस्त बैठा हुआ है, खेल नहीं रहा है, बुखार नहीं है लेकिन खेल नहीं रहा है, और नेक्स्ट एपिसोड में फिर फीवर आया तो बच्चा वैसे भी सुस्त बैठा हुआ था। इन बिटवीन द 2 एपिसोड्स ऑफ फीवर, इफ़ चाइल्ड इज़ सिक और डल, 2 बुखार के बीच के एपिसोड में बच्चा सुस्त है, थका हुआ, लेथार्जिक है, तो काफ़ी हद तक चांसेस है कि इसको बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, तो हमको जांच करके एंटीबायोटिक इस केस में चालू कर देनी चाहिए। तो ये किस तरह से एंटीबायोटिक कब देना चाहिए, एंटीबायोटिक कब नहीं देना चाहिए, और कब सिर्फ कोशिश करना चाहिए नहीं ही देना चाहिए, ठीक है। तो अब आते हैं कि खांसी की दवा कौन कौन सी होती है। खांसी की दवा की बात करें तो सबसे अच्छी खांसी की दवा, अगर मेरे से पर्सनली कोई पूछे तो गर्म गुनगुना पानी जो कि पिया जा सके, हल्का सा गुनगुना पानी जो पिया जा सके, और फ्रिक्वेंटली आप लेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, ये सबसे बेस्ट मेडिसिन है। अदरवाइज़ अपने जो गले को, थ्रोट को एक हल्का सा लेयर बनाने के लिए एक मेडिसिन्स आती हैं, फेरेंजियल डिसम्यूसेंट्स हैं और एक्सपेक्टोरेंट हैं, जो खांसी के को, बलगम को और बाहर निकालने की कोशिश करती है। म्यूकोकाइनेटिक्स मेडिसिन्स आती हैं। एंटीटसिव, ये खांसी को एंटी है इसके, मतलब खांसी को रोकती हैं, दबाती हैं। ब्रोंकोडायलेटर, ये सांस की जो नली है उसको और खोल देती है, डायलेट कर देती है। डायलेट मतलब और खोल देना, ठीक है। तो कुछ जो एक्सपेक्टोरेंट 2 तरह के, जो एक सिक्रीशन बढ़ा देते हैं और दूसरा एक, अगर जो बलगम बना है थिक है तो उसको तोड़ने का काम करता है म्यूकोलाइटिक्स। लेकिन कोशिश करना चाहिए, मेरी तरफ से इन सब की कोई मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं होती है अनटिल अनलेस डायग्नोसिस ना बनाए, तब तक आपको बिना डायग्नोसिस के ये सब दवा नहीं देनी चाहिए, ठीक। अब आते हैं एंटीटसिव
कफ सेंटर सप्रेशन, कफ सेंटर को सप्रेस करना। कफ सेंटर कहाँ होता है? दिमाग में होता है, ब्रेन में होता है। ब्रेन में कौन से पार्ट में होता है? ब्रेन के मेडुला पार्ट में होता है, ठीक है। बेसिकली एक सर्किट होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट होता है, उसी तरह से खांसी का भी सर्किट होता है। पहले रिसेप्टर होता है, जहाँ पे मान लीजिए हम लोग कुछ गर्म चीज़ या मिर्चा खा लिया या कुछ ऐसी इरिटेंट खा लिया, हाँ, तो बहुत खांसी जैसा तुरंत प्रेसिपिटेट होता है। तो रिसेप्टर पे कुछ काम किया, वहाँ से एक तार गया जो मेडुला में बोला कि खांसी करना है, तो मेडुला से एक और तार गया जो कि दूसरे रिसेप्टर पे, बेसिकली मसल पे, कि वो खांसी वाली सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। तो ये रिसेप्टर होता है। लेकिन एंटीटसिव क्या करता है? ब्रेन के मेडुला सेंटर पे काम करके कफ सेंटर को सप्रेस करता है। और इसमें क्या क्या आते हैं? नशे वाली चीज़ें जो कि नशा करती हैं, जिससे हमारा ब्रेन शांत हो जाता है, दबा रहता है, जिसको ओपियोइड्स कहते हैं। कुछ ऐसी हैं जो ओपियोइड की कैटेगरी में तो नहीं आती हैं, नॉन ओपियोइड हैं, लेकिन तभी भी ब्रेन सेंटर को दबा देती हैं। जहाँ पे खांसी का सेंटर है, जो को न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस कहते हैं, नाम बहुत कठिन सा है, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, उसी के जस्ट बगल में न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, जो सांस लेने की सेंटर है। खांसी वाली दवा को तो नहीं पता कि मुझे सिर्फ खांसी रोकनी है, वो तो ओवरऑल सबको दबाता है, तो सांस लेने की गति को भी कम कर देता है, ठीक है। तो वो नॉन स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिकली उस पर काम नहीं करता, वो सबको कम कर देता है। इसीलिए जो घटना मोहल्ला क्लिनिक में हुई थी, वो नॉन ओपियोइड मतलब डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन के पीने से हुई थी, जो कि कफ सप्रेशन करता है। अब आते हैं एंटीहिस्टामिनिक में। जो एलर्जन होता है उसके कम करने के लिए एंटीहिस्टामिनिक कहते हैं, ये भी ब्रेन सेंटर में सप्रेशन करता है। तो कोशिश ये करना चाहिए इन सब का इस्तेमाल ना करें, या कम से कम करें, या बिल्कुल ना करें, ठीक है। तो आशा है इस वीडियो से कुछ जानकारी आपको मिली होगी। अगर मिली है और आपको पसंद है, आई है, और अपने आप को सजग कर पाए हैं, तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो मैं फिर वही कहूँगा, कृपया सिरप का इस्तेमाल ना करें या कम से कम करें, और जानकारी ही बचाव है और बचत भी है, ठीक है। तो ये अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये घंटी वाला आइकन भी दबा दें। धन्यवाद।